वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। आज हम आपके सामने बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द कंपनी रूल 1773 टू 1858। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर बनाया गया है लक्ष्मीकांत से बनाया गया है और ये आपके एफकैट, सीडीएस और एनडीए के लिए बहुत काम आएगा। ये सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है और मेरा नाम है शुभम वाशनी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। हम छोटा सा एक समराइज फॉर्म में देखेंगे हिंदुस्तान में अब तक हुआ क्या। देखिए 1600 में ब्रिटिश एम्पायर आया ईस्ट इंडिया की कंपनी के नाम पर। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में सारे राजा महाराजा एक दूसरे लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और जहां वो एक व्यापारी के तौर पे आए थे वहां पर वो एक टेरिटोरियल पावर मतलब वहां पर शासन करना शुरू किया। पहला इनका शासन शुरू हुआ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में और वहां पर उन्होंने दीवानी राइट नाम का एक चीज लाया जिसमें उन्होंने रेवेन्यू और सिविल जस्टिस की बात की। जहां पर वो रेवेन्यू देते थे वहां से वो अब रेवेन्यू लेना शुरू कर गए। मतलब वहां से ही मतलब वो टेरिटरी उनकी हो गई। जहां पहले वो राजा महाराजा को रेवेन्यू देते थे, टैक्स देते थे, अब वो बंद हो गया। अब देखिए 1858 में क्या हुआ, मतलब करीबन 100 साल बाद सिपाही म्यूटनी हो गई। ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस ऑफ इंडिया की अब गलत हाथ में जा रही है, मतलब अब इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब इस सिपाही म्यूटनी में सबसे बड़ा जो नाम आया था वो था मंगल पांडे जी का। ठीक है, मंगल पांडे जी। अब ये क्या हुआ, ये चीज कंटिन्यू होती रही। उसके बाद कई बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, डांडी मार्च हुआ, सारी चीजें हुए। कई बहुत बड़े बड़े हमारे रिवोल्यूशनरी लीडर पैदा हुए, भगत सिंह, ये सब। और इनके चलते 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 अगस्त 15 1947 में सब रिवॉल्ट की वजह से हमें आजादी मिल गई। विद इंडिपेंडेंस नीड आई कॉन्स्टिट्यूशन की। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड की बात करी, पहली बार आइडिया दिया एम एन रॉय ने। इस बात को आप याद कर लें। एम एन रॉय कौन है? एम एन रॉय, एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया की बात की। कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया की मतलब उसके पायनर थे, मतलब फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ 1946 में। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, बन के तैयार हुआ जनवरी 26 1950 में। ठीक है, 1949 में इंप्लीमेंटेशन हुआ था पर पूरी तरह से नहीं हुआ था। 1950 में सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार खड़ा हो गया था। वेरियस फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी की जो रूल्स थी वो ब्रिटिश उससे मिली। मतलब अगर आप आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आपको कई नियम जो ब्रिटिश रूल में थे वो थे, पर उनको चेंज किया जा सकता था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेनिटी पावर दी गई। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए सबसे पहले जब कंपनी आई तो उनको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ा। रीजन क्या हो गया था, जब ब्रिटिश इंडिया 16 ईस्ट कंपनी इंडिया में आई ब्रिटिश फॉर्म में, तो वहां पर जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ से जब रिटायर्ड होके जा रहे थे तो बहुत ही ज्यादा पैसा लेके जा रहे थे। वहां पर ब्राइब और उनकी खुद की एक्सटॉर्शन करके सब जैसे पैसे कमा रहे थे और तभी वहां पर इंडिया को कहा जाता दैट इट्स अ गोल्डन वर्ड। अब इस गोल्डन वर्ड को लूटना शुरू हो गया और ब्रिटिश एम्पायर को समझ में आ गया, तो उनको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ी। फर्स्ट स्टेप टेकन किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल और रेगुलेट करना शुरू किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के डिफाइन करे गए, जिसमें ले डाउन करी फाउंडेशन की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कैसे होगा। अब उसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। अब जो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी जो अलग अलग चल रही थी, देखिए यहाँ पर थी बॉम्बे, ये मद्रास और ये बंगाल प्रेसिडेंसी, ये पहले अलग अलग चली थी। इन तीनों का एक दूसरे कोई मतलब नहीं था। अब ये दोनों इसके अंदर आ गए। ठीक, अब इसके अंदर जो बॉम्बे के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर बनाए गए, है ना। और उसमें ये मदद करते थे गवर्नर जनरल को, मतलब ये 4 आदमी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की गवर्नर जनरल को मदद किया करते थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग को हम कैसे याद करेंगे? हैशटैग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हैशटैग मी टू मूवमेंट, हैशटैग कुछ भी आप जैसे याद कर सकें तो हैशटैग से याद करें हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वो थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, अब आते हैं 1774। 1774 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। अब इसमें क्या कर दिया, जैसे आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है तभी कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा कर दिया जिसमें 3 जजेस की बैठक और एक अलग से 1 चीफ जस्टिस बिठाए गए, जैसे 4 जजेस की बेंचेस भी हम कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सर्वेंट ऑफ कंपनी थे एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग गिफ्ट, ये बना कर दिया। जैसे आज की तारीख में क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको कोई भी गिफ्ट लेना है, कुछ भी लेना मना होता है, तो इसी तरह उस टाइम में ही मना कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था
वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया, जिसमें उनकी वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स देखने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो चीजें देखी थी कि एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह कर दिया, और उसकी जगह जो अब कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट था ओवर कंपनी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के फॉर्म में था। क्या था? रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, अब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। रेगुलेटिंग का मतलब अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग यहाँ पर रेगुलेटर का काम कर रहा था। इसने कुछ चीजें ऐसी करी जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अब थोड़ी तमीज में और लाइन में आनी शुरू हो गई थी, ट्रैक पे आनी शुरू हो गई थी। अब पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो विलियम पिट्स के नाम पर आया, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। अब वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें एहसास हुआ 1773 का जो एक्ट आया उसमें और भी सुधार करने की जरूरत है, तो उन्होंने रेक्टिफाई करने से शुरू कर दिया डिफेक्ट। उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एक अमेंडमेंट उन्होंने पास किया 1781 का, और जिसको उस अमेंडमेंट का नाम दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें क्या हुआ, देखिए दो पावरें डिफाइन कर दी गई, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल। अब कॉमर्शियल जो थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर आने लगी, और जो पॉलिटिकल थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जब आ गई तो उसमें स्टैब्लिश ऑफ मतलब अब डबल गवर्नमेंट का फॉर्म हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही अपना अपना आधिपत्य रखते थे, मतलब अपनी अपनी कंट्रोल पावर रखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर सारी चीजें मतलब सिविल और मिलिट्री आ गई। ठीक है, और जो रेवेन्यू जो था वो हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ, जो कंपनी की टेरिटरी थी, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने उस पर अपना हक जमाना किया कि ये हमारी संपत्ति है, और ब्रिटिश ने सुप्रीम कंट्रोल कर लिया कंपनी अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में बात करें, ये पहला स्टेप था कि अब जो सारी ताकत थी वो ब्रिटिश इंडिया के फॉर्म में एक आने वाली थी। जो कि हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। उसको जो पावर मिली वो सिविल और मिलिट्री पावर दोनों मिली गई। उसकी जो पहले थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, अब इसे आप बेंटेन, अगर आप मेरी उम्र के हैं करीबन 22-23 साल के, तो आपने बेंटेन जरूर देखा होगा 2004-2005 में, तो आप इसे याद कर सकते हैं। बेंटेन जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे हैशटैग मतलब हैस्टिंग। ठीक है, अब चलिए आगे डिप्राइव। अब देखिए जो गवर्नर जनरल बॉम्बे और मद्रास थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर उनसे ले ली गई, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई एंटायर ब्रिटिश इंडिया में। मतलब अब कोई भी जो क्या कहते हैं कानून या कुछ भी है बॉम्बे मद्रास के, वहां के गवर्नर गवर्नर कुछ नहीं कर सकते। अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कर सकते हैं। मतलब ये वो समय आ गया था जब हिंदुस्तान की अलग अलग टेरिटरी में खाली बॉम्बे मद्रास और बंगाल नहीं, बाकी अलग अलग प्रोविंसेस पे भी उनका कब्जा आ गया था। इसके बाद और स्टैब्लिश कर दिया कि अब कोई रेगुलेशन नहीं होगा, एक परफेक्ट एक्ट का नाम होगा, और एक मोर स्टेबलाइज और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको लाया जाएगा। अब यहाँ से एक बात तय हो गई थी 1833 में, जो कंपनी थी उसका जो बॉडी थी कमर्शियल बॉडी वो अब खत्म कर दी गई, और प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में उसे कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, एक कंपटीशन चालू करा गया। ठीक है, जिसमें सिविल सर्वेंट, जिसे हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने ये बात डिसाइड की। उन्होंने ये बात ऑल्सो डिसाइड की कि सिविल सर्वेंट का एग्जाम जरूर होगा बट उसे इंडियंस पार्ट नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि वो जानते थे अगर इंडियंस को दे दिया तो सिर पे चढ़ सकते हैं, उनको ताकत अगर आ गई तो वो हमारे ऊपर बैठ सकते हैं। चलिए अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब देखिए सिर्फ 4 साल पहले की बात है जब पहला रिवॉल्ट होने वाला था, तो इससे पहले उन्होंने कुछ नियम बनाए। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखिए इससे पहले कई चार्टर्स आए हैं बट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चार्टर्स की बात करेंगे जो हमारे खाली पार्लियामेंट में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल का वो सेपरेट कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है, अब मतलब दोनों को एक अलग सेपरेशन दे दिया है जिससे दोनों काम ढंग से होते रहे, और यहाँ पर एक मिनी पार्लियामेंट बनाएगी, मतलब लेजिस्लेटिव मतलब एक पार्लियामेंट का काम करेगी। अब इसमें इंडियंस भी हुआ करते थे, और उसका सेम प्रोसीजर था जैसे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती है। और यहाँ पर जो सिविल सर्विस यूपीएससी का जो एग्जाम था जिसे हम सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं वो भी ओपन कर दिया गया, और एक मैकुले कमेटी बिठाई गई जिसमें इंडियन भी थे, इंडियन सिविल सर्विस वाले भी थे, और अपॉइंटेड करे 1854 में, और लोकल रिप्रेजेंटेशन था इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो खाली पार्लियामेंट बनती ना उसमें भी थे। और यहाँ पर अब देखिए दो बड़ी बातें हो गई। देखिए सबसे पहले तो यूपीएससी जो है उसमें इंडियंस आ गए, यूपीएससी का एग्जाम सिविल सर्वेंट का है, और जो मिनी पार्लियामेंट आई उसमें भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन आना शुरू हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे कंपनी का रूल बढ़ा और पोजेशन उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस चार्टर एक्ट का कोई अब और पीरियड नहीं होगा, और जिससे ये बात और क्लियर हो गई
कि अब कंपनी आगे होगी नहीं। देखिए पहले तो खाली अंदाजा हो रहा था कि यहाँ पर कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा एज अ कमर्शियल बॉडी और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, बट यहाँ से वो कंपनी भी ये पूरी तरह से खत्म कर दी और पूरा ब्रिटिश राज करना शुरू कर दिया। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब कब वो खत्म हुआ, तो 1853 में कंपनी का राज खत्म हो गया। चलिए दोस्तों मेरी तरफ से जय हिंद, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को पढ़ाएं। इससे आपके कंसेप्ट और डेवलप होंगे और ना केवल आप सिलेक्शन लेंगे पर आपके दोस्त भी सिलेक्शन लेंगे, साथ में एकेडमी जाएंगे और साथ में यूनिफॉर्म पहनेंगे और हो सके तो हम साथ में जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।